हाँ, तो आइए मेरे प्यारे प्रतियोगी छात्रों, मैं सभी प्रतियोगी छात्रों का अपने YouTube चैनल सर्वोच्च अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले मैंने हिंदी की जो आपकी वीडियो डाली हैं उसको आपने अच्छी तरह से देखा है और आपके लिए बहुत ही काम की सिद्ध हुई होंगी। आज हम नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। हिंदी का मैंने लगभग सारी वीडियो डाल चुका हूँ और हिंदी का कोर्स कंप्लीट हो चुका है लगभग उन परीक्षाओं में जो यूपीएसआई और लेखपाल के पद के लिए आती है। अब प्यारे साथियों, मैं चर्चा करना चाहता हूँ इतिहास की। अब इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं और हम इतिहास की क्रमबद्ध प्रतिदिन एक वीडियो प्रतिदिन अपलोड किया करेंगे और प्रतिदिन आप उसे देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर अवश्य करें। थैंक्स मित्रों। शुरुआत करते हैं। देखिए, इतिहास की शुरुआत होती है कि इतिहास हमारे परीक्षाओं में बहुत ही पूछा जाता है और इतिहास की शुरुआत होती है। इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांट दिया गया है। उसे यानी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम शुरुआत करते हैं आज मध्यकालीन भारत से। अब आपके मन में यह भी प्रश्न होगा कि मध्यकालीन भारत से ही क्यों? देखिए, मध्यकालीन भारत को आज शुरू करने का मुख्य पर्पज ये है कि एक तो यहाँ से प्रश्न अधिक आते हैं, दूसरी बात यह है ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यानी जो आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं उससे कई गुना अधिक इंटरेस्टिंग टॉपिक ये मध्यकालीन को पढ़ने से आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको आनंद आएगा, आनंद की अनुभूति होगी। तो प्यारे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारत की शुरुआत कब होती है, किस प्रकार मध्यकालीन भारत से आते आते हम संपूर्ण जैसे दिल्ली सल्तनत इसकी चर्चा करने वाले हैं क्रमबद्ध तरीके से। तो हम बिना विलंब किए हुए और शुरुआत करते हैं। तो देखो, मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है, भारत के सिंध पर। और किस प्रकार सिंध पर आक्रमण करने के बाद ये जो है अरब लोग किस प्रकार भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। धीरे धीरे यानी गौरी वंश आता है, गौरी वंश के बाद उसके जो गुलाम वंश की स्थापना होती है। धीरे धीरे काफ़ी बहुत अधिक इस प्रकार से इसका विस्तार होता जाता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आपके मन में ये प्रश्न आया होगा, क्या मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी आक्रमण हुए हैं भारत पर अरबों के? हाँ, हुए हैं, उसकी भी चर्चा मैं अवश्य करूंगा। तो देखिए मित्रों, शुरुआत करते हैं कि 540 ईस्वी में मोहम्मद साहब का होता है जन्म और 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की होती है मृत्यु। अब इस काल के दौरान मैं थोड़ा इस पर चर्चा करूंगा कि ये अरब लोग थे, यानी कहा जाता है कि अरबों के आक्रमण, कहा जाता है कि अरबों का प्रथम आक्रमण कब हुआ। तो भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण तो 712 से पहले भी हुआ था, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे, वो उनके सफल आक्रमण नहीं थे। जो 712 में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है वहां पर उन्हें सफलता मिलती है। इसीलिए इसे इनका अरबों का प्रथम सफल आक्रमण कहा जाता है, अरबों का आक्रमण कहा जाता है। इससे पहले भी हुए थे, जैसे
540 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म होता है, 632 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इस कार्यकाल के दौरान शुरुआत में ये 40 वर्ष तक मोहम्मद साहब क्या करते हैं, ज्ञान की खोज करते हैं। अब ज्ञान की खोज करने के बाद एक धर्म चलाते हैं, इस्लाम धर्म। अगर पूछा जाए कि इस्लाम धर्म की शुरुआत किसने की, तो मोहम्मद साहब ने की थी। मोहम्मद साहब का बनाया हुआ ये धर्म है। इससे पहले अरब निवासी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उनमें आपसी वैमनस्य था और उसमें यानी छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। हर कबीले का अपना अलग राजा होता था, अलग देवी देवता होता था। उनमें कटुता की भावना भरी हुई थी। तो मोहम्मद साहब का जब जन्म होता है तो मोहम्मद साहब ने सभी को एक ऐसा धर्म दिया जो एकता के सूत्र में बंध गए। और एकता के सूत्र में बंधने के बाद उन्होंने इस इस्लाम धर्म का इतना प्रचार किया, इतना प्रसार किया कि ये विश्व के अनेक देशों में फैल गया। लगभग 6वीं सदी से लेके 8वीं सदी तक मात्र 200 वर्षों में ये इतना विशाल तरीके से इसका फैलाव हुआ। इसके अनुयायियों ने इतना प्रचार प्रसार किया कि ये संपूर्ण मध्य एशिया पर पूरी तरह यानी जिस प्रकार वन में आग लगती है, वन की अग्नि की तरह फैल गया। कहने का मतलब है इतने बहुत ही कम समय में और बहुत ही तरक्की कर ली। तो अरबवासी जो थे पहले आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन इस्लाम धर्म के बाद उन्हें एकता के सूत्र में मोहम्मद साहब ने उन्हें बांधा। अब होता क्या है, 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है। अब इन्होंने एक पद का सृजन किया। जो मोहम्मद साहब ने उपदेश दिए थे उन्हें कुरान शरीफ में, उन्हें किस में लिख दिया गया, मोहम्मद साहब के उपदेशों को लिख दिया गया कुरान शरीफ में इनके उपदेशों को लिख दिया गया। अब मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद यानी इसके धर्म के अनुयायियों ने एक पद का सृजन किया जो था खलीफा का जो पद था इसका सृजन होता है। अब मुसलमानों में भी दो संप्रदाय थे। मुसलमान दो संप्रदायों में बट गए, एक था सुन्नी और एक था शिया। अब समस्या ये थी कि जो खलीफा पद का सृजन हुआ है इस पर सबसे पहले किसे बिठाया जाए। अब इनमें आपस में कटुता की भावना थी। तो कुछ लोग कह रहे थे कि सुन्नी लोग कह रहे थे कि अबू बकर को प्रथम खलीफा बनाया जाए, और शियाओं का मानना था कि वाजिद अली को खलीफा बनाया जाए। लेकिन अंत में अबू बकर को ही खलीफा बनाया गया, वाजिद अली को नहीं बनाया गया। अब अबू बकर प्रथम खलीफा बन जाते हैं। अब इसके बाद खलीफाओं में परिवर्तन होता रहता है, एक के बाद एक होता रहता है। तो अब जब भारत के सिंध पर आक्रमण किया 632 से 37 के मध्य में उमर खलीफा के शासनकाल में एक भारत पर अटैक होता है, भारत के सिंध पर। लेकिन अरबों की सेना ने देखा कि वहां तक पहुंचने में विशेष परिस्थितियां, विशेष कठिनाइयों को देखते हुए और उन्होंने वापस चले गए। वो सिंध तक पहुंचे लेकिन अटैक करने में सफल नहीं हुए। फिर होता क्या है, 642 से 644 के मध्य खलीफा था उस्मान खलीफा था या उमेद, इसका नाम उस्मान या उमेद दिया हुआ है। तो इसके शासनकाल में भी भारत के सिंध पर अटैक होता है, लेकिन सिंध के राजा
और अड़ोसी पड़ोसी राजाओं ने एकत्रित होकर अरबों की सेना को बहुत पीछे खदेड़ दिया। परिणाम ये हुआ कि इन्होंने भारत पर आक्रमण करने का स्वप्न त्याग दिया। अब होता क्या है, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब 712 ईस्वी में खलीफा है हमारे वाजिद अली खलीफा। इसी के शासन काल में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक आक्रमण होता है और वो सफल हो जाता है, और यहीं से मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो जाती है मेरे प्यारे साथियों। यहीं से, क्योंकि ये इसका सफल आक्रमण था और ये सफल आक्रमण ही उन्हें अरबों को सफल बना देता है। अब इसमें अरबों को सफलता के पीछे कई कारण थे, उन कारणों पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो प्यारे साथियों, 712 ईस्वी में वाजिद अली खलीफा है और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है सिंध पर, और सिंध पे आक्रमण होता है। उसमें राजा दाहिर की होती है पराजय। सिंध का शासक उस समय पर, यानी सिंध पर अटैक होता है, सिंध पर, और सिंध का शासक है उस समय पर, सिंध का शासक है दाहिर। सिंध का शासक दाहिर है, जो एक ब्राह्मण परिवार का है। अंतिम हिंदू शासक अगर कहा जाए कि सिंध पर अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो राजा दाहिर था। अब राजा दाहिर से युद्ध होता है मोहम्मद बिन कासिम का। इसमें राजा दाहिर की 2 पुत्रियां सूर्य देवी और परमल देवी, इन दोनों को कासिम के द्वारा बंदी बनाकर ले जाया जाता है और खलीफा के सम्मुख पेश किया जाता है। अब इस घटना को मैं बता देता हूं कि मोहम्मद बिन कासिम क्यों विजयी रहा और आपका जो राजा दाहिर था ये क्यों पराजित रहा। इसके पीछे भी कई कारण थे, उन कारणों पर मैं प्रकाश डालूंगा। तो देखो, इन कारणों की बात करें तो इसका पहला कारण था मोहम्मद बिन कासिम क्यों हारा। एक तो ये दूरदर्शी नहीं था, यानी दाहिर की अदूरदर्शी, यानी ऐसे कह सकते हैं ये दाहिर की भूल थी। कह सकते हैं कि दाहिर की भूल क्या थी। ये एक अदूरदृष्टि शासक था, इसमें दूरदर्शिता कम थी। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो पहले उसने देवल पर आक्रमण किया था। देवल सिंध के अधिकार में ही आता था। जब देवल पर आक्रमण किया तो राजा दाहिर ने उसकी उचित सैनिकों की उचित देखभाल नहीं करी। इस कारण मोहम्मद बिन कासिम सफल हो गया। ये इसकी महान भूल थी। अगर ये पहले उसने देवर पर आक्रमण किया था, देवर पर अगर ये अपनी सारी सेना को लगा देता और वहीं से उन्हें वापस लौटना पड़ता, जैसे पहले ये खलीफा उमर और उस्मान के समय में जो सेना आई थी वहां से वापस गई थी, ऐसे ही इनको भी वापस जाना पड़ता। लेकिन तब इसने कोई ध्यान नहीं दिया और जब देवर पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हो जाता है और मोहम्मद बिन कासिम सफल हो जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम का जो कहने का मतलब साहस बढ़ जाता है। फिर उसने देवल के बाद आक्रमण किया। दूसरा आक्रमण यानी उसने समीपवर्ती किस पर किया है, दूसरा आक्रमण करता है
यानी सीसम, सीलम, सीलम पर आक्रमण, सीलम पर आक्रमण करता है। सीलम में एक छोटे से अधिकार यानी एक सूबा जैसा टाइप का था, कोई बड़ा क्षेत्र नहीं था। तो वहां पर वह सीलम के वहां के वीर सैनिक लड़ते हैं लेकिन पराजित हो जाते हैं। फिर वो करता है ब्राह्मणवाद, यानी कहने का मतलब ये है सिंध पर अटैक करता है। इन छोटे छोटे एक आप ऐसे कहिए सूबों को जीतने के बाद वो राजा दाहिर के समीप आता है और सिंध पर अटैक करता है। और सिंध पर अटैक करता है तो सिंध पर अटैक होता है तो वो धोखे से, छल से, प्रवंचना से अपने साथ यानी राजा दाहिर के जो सेनापति था उसको अपने साथ मिला लेता है। तो ये उसका छल था, लेकिन इस बात को राजा दाहिर समय रहते समझ नहीं पाता है। अचानक सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में अटैक होता है अरबों के द्वारा। तो राजा दाहिर की भी पहुंचता है वहां मैदान में, लेकिन कहने का मतलब यह है कि राजा दाहिर के एक तीर लगता है आंख में, जिससे राजा दाहिर घायल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है युद्ध के दौरान। जब राजा दाहिर घायल होकर गिर जाता है तो उसकी सेना में भगदड़ मच जाती है। भगदड़ मचने के बाद फिर क्या होता है, फिर अरब लोगों का अटैक उन पर भारी पड़ने लगते हैं और दाहिर की सेना तितर बितर हो जाती है। परिणाम ये होता है कि राजा दाहिर को बंदी बना लिया, बंदी की मृत्यु हो जाती है। राजा दाहिर के पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है, राजा दाहिर का भतीजा भी मारा जाता है और दाहिर की एक पत्नी यानी अपने आप में ऐसे कहिए सती हो जाती है उसकी मृत्यु को सुनकर, और दूसरी पत्नी के साथ मोहम्मद कासिम विवाह कर लेता है। इसकी 2 पुत्रियां हैं, सूर्य देवी और परमल देवी। दोनों को बंदी बना लिया जाता है और खलीफा के सम्मुख पेश किया जाता है। इस प्रकार अब इन्होंने अपने पिता की प्रतिशोध का बदला लेने के लिए जब खलीफा के सामने इसे पेश किया गया तो इन्होंने आरोप लगाया कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे चरित्र को भंग कर दिया है, हम आपके योग्य हैं ही नहीं। जब इस बात की खबर खलीफा को लगती है तो खलीफा आग बबूला हो जाता है और उसने क्या किया, उसने मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में बंद होने का आदेश दिया और उन्हें सैनिकों के द्वारा बैल की खाल में बंद होकर लाया जाता है। इस प्रकार उस की दर्दनाक मौत हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो मैंने बताया ये सिंध पर आक्रमण क्यों हुआ, क्या कारण थे। अब कारणों की बात करें तो मैं कारण भी गिना देता हूं। पहले इसके निम्न के कारण हैं, जैसे केंद्रीय शक्ति का अभाव। पहला कारण है भारत में एक केंद्रीय शक्ति का अभाव। केंद्रीय शक्ति का अभाव यह है कि भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, इस कारण अरबों ने इस पर आक्रमण किया। अगर कोई केंद्रीय शक्तिशाली राजा होता तो अरबों के आक्रमण को रोक सकता था, लेकिन सभी आपस में वैमनस्य की भावना में उलझे रहते थे, आपसी भेदभाव था, लड़ते झगड़ते रहते थे, इसीलिए इनकी पराजय हुई। दूसरा, अरबों में धर्म के प्रति लगाव। अरब इस्लाम धर्म का विशेष रूप से प्रचार करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने धर्म को प्रचार के लिए जहां पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की वहां पर बलपूर्वक उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया और उसे मानने के लिए बाध्य किया। दूसरी, साम्राज्य विस्तार की भावना, यानी अरबों में साम्राज्य विस्तार की भावना जागृत हो चुकी थी। वो जहां जहां पर जाते अपने साम्राज्य को विस्तारित करना चाहते थे। ये इसका तीसरा कारण था। चौथा कारण, धन की लालसा। पहले से ही अरब व्यापारी भारत में व्यापार करते थे। उन्होंने भारत के विषय में बता रखा था कि भारत एक सोने की चिड़िया है और भारत में अपार धन संपदा है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो वो भारत की संपदा के लिए वैसे लालायित थे, धन के लिए लालित थे। अब बात करते हैं, एक कारण है तत्कालीन कारण। इन कारणों के अलावा भारत पर अटैक के लिए तत्कालीन कारण भी था।
तत्कालीन कारण की बात करें, तत्कालीन कारण में यह है कि श्रीलंका के शासक ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और श्रीलंका के शासक ने खुश होकर खलीफा के लिए एक भेंट भेजी। जो भेंट भेजी थी वहां पर उस भेंट को देवल पोर्ट पर समुद्री डाकुओं के द्वारा लूट लिया जाता है। समुद्री डाकुओं के द्वारा लूट लिया जाता है तो इराक का शासक है मंसूर हजाज को इस बात को पता लगता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि ये तो सिंध क्षेत्र में, तो वो कहता है कि ये सिंध क्षेत्र राजा दाहिर के अंडर में पड़ता है, तो वो कहता है कि इसका हर्जाना राजा दाहिर ही देगा और दाहिर पर पत्र भेजा जाता है कि आप उस जो भेंट लूटी हुई भेंट है उसको वापस कीजिए। लेकिन दाहिर ये कहता है कि डाकुओं मेरी प्रजा नहीं है, डाकुओं से मेरा कोई संबंध नहीं है, आप डाकुओं को दंड दीजिए, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। तो इस बात से कुपित होकर खलीफा का आदेश लेकर वो मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है और मोहम्मद बिन कासिम धोखे से प्रवंचना के साथ अटैक करता है और सफल होता है। यहीं से अरबों का प्रथम आक्रमण सफल होता है 712 ईस्वी में और यहीं से मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है। तो प्यारे साथियों, ये शुरुआत की बात थी कि अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किया है, सफल आक्रमण है। ये जब मैंने 2-3 बातें बताई हैं आपको, इन बातों को ध्यान रखें। अब हम कल चर्चा करने वाले हैं कि पहला आज अरबों का आक्रमण हुआ है, कल जो आक्रमण होगा वो होगा किसका? तुर्कों का। यानी पहले तुर्कों का प्रथम आक्रमण अलग है, अरबों का आक्रमण अलग है। अरब और तुर्कों के आक्रमण में भेद समझें। अरबों का पहला आक्रमण हुआ है 712 में हुआ है। तो प्यारे साथियों, मैंने आज भारत पर प्रथम अटैक के लिए जो मैंने उत्तरदायी कारण बताए उस पर आप ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। थैंक्स मित्रों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम तुर्कों के आक्रमण की चर्चा करेंगे, फिर तुर्कों के आक्रमण के बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए संपूर्ण मध्यकालीन भारत को खत्म कराएंगे। धन्यवाद मित्रों, थैंक्स।